लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ना शुरू किया था वो चैप्टर नंबर 45 से पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। इवेंट्स का चैप्टर बेसिकली हम पढ़ रहे थे। इवेंट्स मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे आपको इवेंट ना मिले तो आप जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ इंटरेक्ट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इसको आपने प्रॉपर तौर पे समझना है, ठीक है। इवेंट बेसिकली HTML के एलिमेंट पे आप लगाते हैं और इवेंट के अंदर आप कोई भी अपनी जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, जावास्क्रिप्ट को मैंने यहाँ से सब कुछ रिमूव कर दिया। HTML के अंदर मैं एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज़ टेक्स्ट 1। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है। मैं चाहता हूँ कोई भी बंदा इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करे तो कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चल जाना चाहिए या कोई भी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट चल जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इवेंट लगाएंगे। इवेंट किस तरह से लगाते हैं, आप इस पैराग्राफ को ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट पास करेंगे, ठीक है, और इस ऑन क्लिक के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अच्छा, ऑन क्लिक के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख तो सकते हैं, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट आप इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे एक छोटा सा हमने पैराग्राफ बनाया है जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट 1 लिखा। ऑन क्लिक के ऊपर क्या मैं जावास्क्रिप्ट चला सकता हूँ इसके? इससे पहले हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है ना, वो या तो एंकर टैग था या तो बटन था। अभी ये पैराग्राफ है, क्या चल जाएगा ऑन क्लिक के ऊपर जावास्क्रिप्ट? चल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अलर्ट, और इसके अंदर अलर्ट के अंदर हम लिख देते हैं टेस्ट। रिफ्रेश करते हैं। इस पैराग्राफ के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, इस पैराग्राफ के क्लिक होने पे क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट हमारी चल रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये जो ऑन क्लिक का इवेंट है, आप चाहें तो किसी हेडिंग पे लगाएं, आप चाहें तो किसी पैराग्राफ पे लगाएं, HTML के किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप ये ऑन क्लिक का इवेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने पैराग्राफ के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट लगाया है तो ये बेहतर तरीका नहीं है। अभी अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर आऊँ तो यूज़र को क्या पता है कि ये वाला पैराग्राफ हमारा क्लिकेबल है, ठीक है। तो अक्सर जो ऑन क्लिक का इवेंट आपको नज़र आएगा, या तो वो किसी कार्ड के ऊपर होगा, या तो बटन के ऊपर होगा, या फिर एंकर टैग पे होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम और कर सकता हूँ। यहाँ पे जो है ना, अभी मैं इसके ऊपर माउस लेकर जा रहा हूँ तो इस तरह का आई बना हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ हैंड बना हुआ है, ताकि एटलीस्ट पता तो चले कि ये चीज़ क्लिकेबल है। तो ये वाला काम कैसे पॉसिबल है? CSS, एक CSS की फ़ाइल बना लेते हैं, styles.css। अच्छा भाई, आगे आगे बैठ जाओ, सारे पीछे नहीं बैठो, आगे जगह खाली है, आगे आगे आ जाओ। अच्छा भाई, styles.css की एक फ़ाइल मैंने क्रिएट की और यहाँ पे इसको लिंक भी करवा देते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको क्लास दे देते हैं कोई, इसको क्लास देते हैं पैरा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा पैरा, ठीक है। पैरा सही है, डॉट पैरा लगाना पड़ेगा क्योंकि पैरा एक क्लास है। अच्छा, हैश कब लगाते हैं और वो हैंड कैसे आएगा? कर्सर और पॉइंटर कर देते हैं। ब्राइटनेस तो वो खुद से ही ठीक हो जाएगा, जूम कर सकता हूँ मैं यहाँ से। अच्छा भाई, अभी आते हैं यहाँ पे, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सही है भाई। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पे हैंड बना हुआ आ रहा है, बिकॉज इसको मैंने कर्सर पॉइंटर कर दिया। अब एटलीस्ट यूज़र को पता तो है ना कि ये चीज़ क्लिकेबल है। तो ये सारी कहानी जो है ना, आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अच्छा, इवेंट्स के अंदर, बुक के अंदर इन्होंने क्या एग्जांपल दी हुई है, बुक के अंदर इन्होंने एक एंकर का टैग बनाया। ये वाली एग्जांपल मैंने आपको क्लास में करवा दी है, ठीक है। हाँ, एक एंकर का टैग है। एंकर के टैग के अंदर ये href हैश क्यों दे रहे हैं, कोई समझा सकते हैं? रिफ्रेश ना हो, या जहाँ पे हम मौजूद हैं हम वहीं पे खड़े रहें, वहीं पे रहें ना, ये मतलब होता है बेसिकली href हैश का, ठीक है। अच्छा, आपको याद है हैश करके हम ID भी दे सकते थे,
फिर वो आईडी ढूंढता है, जहाँ पे भी आईडी मिलेगी वो वहाँ चला जाएगा। अगर मैंने हैश के आगे कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब उसको वहीं पे रहना है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि पेज जो है ना हमारा बार बार रिफ़्रेश ना हो, तो इस वजह से यहाँ पे हमने हैश दिया हुआ है। अच्छा, ऑन क्लिक ये इन्होंने कैमल केस के अंदर लिखा हुआ है, क्या ये सही है? नहीं है। ऑन क्लिक यहाँ पे कैमल केस के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो काम है, ये जो एंकर टैग है, आप जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में थोड़ी बना रहे हैं, ये वाला काम आप HTML की फ़ाइल के अंदर बना रहे हैं। और ये कैमल केस, ये सारी कहानी आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक कैमल केस के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ना वो नॉर्मल हमने लिखा हुआ है ऑन क्लिक, सही है। अच्छा भाई, उसके बाद ऑन क्लिक के ऊपर इन्होंने जावास्क्रिप्ट चला दिया डबल कोटेशन के अंदर, और इसके अंदर इन्होंने सिंगल कोटेशन का यूज़ किया। ये चाहते तो डबल भी यूज़ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ठीक है। डबल कोटेशन यहाँ बाहर यूज़ हुआ है, अंदर भी अगर ये डबल कोटेशन का यूज़ करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा हमारे पास रह जाएगा, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक अलग से स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग बनाने के कितने तरीके होते हैं? एक तो डबल कोटेशन हो गया, एक सिंगल कोटेशन हो गया, तीसरा क्या तरीका था? हाँ सही है, टैब के ऊपर क्या नाम है इसका? बैक टेक्स, सही है, बैक टेक्स है, अभी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, टेम्पलेट लेटरल्स इसको कहते हैं ना, वो हम पढ़ेंगे ECMAScript 6 के अंदर। इसका प्रॉपर नाम टेम्पलेट लेटरल्स है। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी चला सकते हैं $साइन वगैरह का यूज़ करते हुए। फिलहाल वो चीज़ें बात की हैं, अभी जस्ट हमें इसका नाम बैक टेक्स पता है। अच्छा, नीचे आते हैं। नीचे इन्होंने यही सब कुछ समझाया हुआ है, href हैश के बारे में इन्होंने समझाया हुआ है कि यहाँ पे ये रीलोड हो रहा था, ये सारी कहानी है, ठीक है। नीचे आते हैं, और ये वाला अभी ये काम भी अगर आप कर देंगे तो पेज आपका रिफ़्रेश नहीं होगा। नीचे आते हैं भाई। अच्छा, इन्होंने एक फ़ंक्शन बनाया जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। अच्छा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन में क्या डिफरेंस है? अच्छा भाई, उसके बाद आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना, इन्होंने एक फ़ंक्शन बनाया जिसका नाम इन्होंने पॉपअप रखा हुआ है, और ऑन क्लिक के ऊपर ये वाला फ़ंक्शन इन्होंने एग्जीक्यूट करा दिया। क्या ये इनका यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी ऑन क्लिक पे चल जाएगा? चलता है ऑन क्लिक पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन? हाँ भाई, इधर क्या नाम है आपका? जी, अली। अली, बताओ, चलता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऑन क्लिक पे? पक्की बात है, सही है। ऑन क्लिक पे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी चला सकते हैं। नीचे आता हूँ भाई मैं थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं बटन से रिलेटेड। अच्छा, बटन से रिलेटेड हमारे पास इवेंट्स आ रहे हैं। ये कह रहे हैं सबसे पहले तो एक हमारे पास एक बटन बना हुआ है। अच्छा, बटन बनाना आप लोगों को आता है, आप चाहें तो इनपुट से भी बना लें, आप चाहें तो बटन का एक जो टैग होता है उससे भी यूज़ करके बटन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बटन के क्लिक होने पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कराया हुआ है। एज इट इज़ सेम काम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने पैराग्राफ के साथ किया है, इन्होंने एक दफ़ा एंकर टैग के साथ किया, दूसरी दफ़ा ये बटन के साथ कर रहे हैं, सही है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज इन्होंने लगाई, ठीक है। इमेज के ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन एग्जीक्यूट करा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? इमेज के क्लिक होने पे भी हम फंक्शन एग्जीक्यूट करा सकते हैं क्या? देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज हमने रखी है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसके ऊपर जो है ना ऑन क्लिक का इवेंट लगाते हैं, और ऑन क्लिक जैसे ही कोई भी इस पर करेगा तो कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। सवाल समझ में आया? कोई भी इस इमेज के ऊपर क्लिक करेगा तो कंसोल के ऊपर क्या आ जाना चाहिए? हेलो वर्ल्ड आ जाना चाहिए, सही है भाई। नाम दें इसको, क्या नाम दें? कुछ भी, प्रिंट दे देते हैं, सही है। अभी क्या करूँ? console.log हेलो वर्ल्ड। इस प्रिंट फंक्शन को मैं कहाँ पे कॉल कराऊँ? इमेज के अंदर ऑन क्लिक का इवेंट लगाकर प्रिंट, सही है, कॉल करना पड़ेगा।
इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास ठीक है। अच्छा, हेलो वर्ल्ड जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाया है, आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी काम यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। किसी को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारा का सारा काम आप HTML के क्लिक होने पे करवा सकते हैं, सही है। अच्छा भाई, दोबारा से आते हैं, और क्या हम लोगों ने पढ़ा था। माउस के कुछ इवेंट्स हम लोगों ने देखे थे। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने किया क्या, एक इमेज है इनके पास, ठीक है। इमेज के अंदर इन्होंने ऑन क्लिक की जगह ऑन माउस ओवर लगाया है। क्या लगाया है? ऑन माउस ओवर। ओवर का क्या मतलब है? अच्छा, होवर वाला ही काम है, ठीक है। नीचे आते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक हमारे पास हेडिंग 1 है, ठीक है। हेडिंग 1 के अंदर इन्होंने पता नहीं वर्ल्ड एंड टुमारो लिखा हुआ है, ठीक है। ये वही वाली बात आ गई 2026 में तो अच्छा खैर, यहाँ पे ऑन माउस ओवर के ऊपर इन्होंने अलर्ट चलाया हुआ है, ठीक है। ऑन माउस ओवर के ऊपर इन्होंने अलर्ट चलाया, और ये H1 के ऊपर है, किसी बटन पे नहीं है, एंकर टैग पे नहीं है, पैराग्राफ पे नहीं है, इमेज पे नहीं। क्या H1 पे चल जाएगा? ये चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, नीचे आते हैं। ये href-index.html, इसका कोई मतलब समझा सकता है? href-index.html ये क्या है? हो सकता है ये किसी और पेज में हो, ये वहाँ से index.html में भेज रहे हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट URL, रिलेटिव URL, बिल्कुल सही है। रिलेटिव URL की डेफिनेशन क्या होती है? सही है। और ये किसी और पेज का, किसी और फाइल का पाथ तो है ये, और क्या है? index.html। जहाँ पे वो मौजूद है उसी के बराबर में अगर होगा तो मैंने आपको बताया था, विदाउट आप इसको स्लैश दिए या डॉट स्लैश दिए भी आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर इन्होंने किया हुआ है ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन। इसका क्या मतलब है? दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन। जैसे ही कोई बंदा इसके ऊपर ओवर करेगा, इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, आप लोग खुद जहन में सोच रहे होंगे ये वाला काम CSS से आसानी से नहीं हो जाता। हम इस पर एंकर टैग के ऊपर होवर की प्रॉपर्टी लगाते हैं और उसका कलर ग्रीन कर देते हैं, वहाँ पे ट्रांजिशन लगा देते हैं, एनिमेशन लगा देते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, ये काम यहाँ से हो तो जाएगा लेकिन बेहतर नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद आते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑन माउस ओवर के ऊपर ना, अच्छा भाई यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ऑन माउस ओवर के ऊपर इन्होंने एक्सपेंड का एक फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंड का फंक्शन जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है? नहीं है। तो एक्सपेंड का फंक्शन इन्होंने कहीं ना कहीं तो बनाया होगा, और इस चैप्टर के अंदर तो खैर इन्होंने कहीं पे भी नहीं बनाया, ठीक है। जस्ट एग्जांपल ये दे रहे हैं, एक्सपेंड का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे इन्होंने क्या किया, ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट एक नया इवेंट दिख रहा है। अच्छा, मैंने 2 मेन इवेंट्स आपको और भी समझाए थे। एक था, इसकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो कर दें। हाँ, 2 इवेंट्स मैंने आपको और भी समझाए थे, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस लीव, ठीक है। अच्छा, ऑन माउस डाउन का क्या मतलब होता है? जैसे ही किसी ने क्लिक किया, ठीक है, माउस को डाउन किया, जैसे हम क्लिक करते हैं ना। ऑन माउस लीव का क्या मतलब है? जैसे ही हम लीव करेंगे तब वो ट्रिगर होगा, सही है। जैसे ही जो है ना लीव आप करेंगे तब वो ट्रिगर होगा। आपने भले डाउन किया हुआ है, वो तब तक ट्रिगर नहीं होगा जब तक आप लीव नहीं करते। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अक्सर वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं ना, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक किया और आप चाहते हैं कि ये जो है ना अभी एग्जीक्यूट ना हो, मैंने गलती से क्लिक कर दिया था, तो आप अपने फिंगर को कहीं और लेकर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से ये चीज़ें कर देते हैं। अच्छा, इनपुट फील्ड से इनपुट फील्ड से रिलेटेड जो है ना हम लोगों ने कुछ पढ़ा था इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा बढ़ाना है बस।
सही है भाई, आते हैं इधर। इनपुट फील्ड से रिलेटेड हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, दो इम्पोर्टेंट्स हमारे पास इवेंट थे, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ठीक है। इनपुट फील्ड से रिलेटेड हमारे पास दो इम्पोर्टेंट इवेंट थे, ऑन फोकस, ऑन ब्लर। अच्छा, इनपुट फील्ड के अंदर और भी चीज़ें आपके पास चलेंगी, जितना इवेंट्स है ना वो सब कुछ भी चलेगा, लेकिन वहाँ पे ये सब कुछ यूज़ नहीं होता। ऑन क्लिक के ऊपर आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली उसके ऊपर जो आप फोकस कर रहे हैं आपने उस पर ही काम करवाना है, ठीक है। तो इनपुट फील्ड के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ऑन फोकस, ऑन ब्लर। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे एक इनपुट फील्ड नज़र आ रही है, क्या ये ऑन फोकस है? नहीं है। ऑन ब्लर है? ये ऑन ब्लर भी नहीं है। अभी जब तक मैं क्लिक नहीं कर दूँ ये ऑन फोकस नहीं होगा, और क्लिक के बाद जब मैं इसको ऐसे करूँगा ना तब ये जाके ब्लर होगा। बात समझ में आई? अभी यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये इनपुट फील्ड क्या हो गई है? फोकस हो गई है। मैं दोबारा ऐसे क्लिक करूँगा, ये इनपुट फील्ड विदाउट दोबारा से क्या हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी। सही है। अच्छा भाई इधर आते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जाम्पल दी हुई है, इन्होंने एक ईमेल लिखा, ये इनको लेबल में लिखना चाहिए था, खैर इन्होंने वैसे ही लिख दिया, आप लोग तो लेबल में लिखोगे, ठीक है। ईमेल लिखने के बाद इन्होंने एक इनपुट की फील्ड बना ली, इनपुट की फील्ड बना ली। अच्छा ये साइज़ क्या चीज़ है, कोई बता सकता है? अच्छा ये मैक्सिमम है क्या? 30 कैरेक्टर आ सकते हैं इसमें? नहीं, वो तो मैक्सिमम लेंथ है। ये साइज़ का क्या मतलब होता है, आप कुछ बता रहे थे जी? हाँ, वो जो उसकी विड्थ है, मुझे 30 कैरेक्टर नज़र आने चाहिए। सही है, भले उसमें मैंने 100 लिखा हुआ है, सामने जो मुझे नज़र आना चाहिए वो 30 आना चाहिए। इनपुट फील्ड कितने लाइन में आता है? हाँ, इनपुट फील्ड किसे कहते हैं? ये ना, ये बना हुआ है इनपुट फील्ड। सही है, यहाँ पे सब कुछ एक ही लाइन में आएगा। जो टेक्स्ट एरिया होता है ना हमारे पास, उसके अंदर हम मल्टीपल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोबारा इधर आते हैं, यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, ऑन फोकस के ऊपर दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर येलो। अच्छा क्या इन्होंने गलत नहीं लिखा है? बैकग्राउंड कलर कैमल के इसके अंदर क्या ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इवेंट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और CSS के अंदर आप जो है ना बैकग्राउंड कलर हाइफन के साथ यूज़ करते हैं, हाइफन केस के अंदर। लेकिन ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पे आप कैमल केस का यूज़ करेंगे। इन्होंने किया क्या कि जब भी कोई इसके ऊपर फोकस करेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ये सारा कोड आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखो ये सारे टॉपिक जो है ना मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, बुक के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है जस्ट हम समझ रहे हैं उसको, कि ये चीज़ हमें समझ भी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा भाई नीचे आते हैं, नीचे इन्होंने क्या काम किया हुआ है, एक इनपुट की फील्ड है, ठीक है। ये रही इनपुट की फील्ड, इन्होंने इसका टाइप टेक्स्ट बताया हुआ है। अगर ये ना भी बताते तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप टेक्स्ट रहता। साइज़ आप लोगों को समझ में आ गया। ऑन फोकस के ऊपर ये ऊपर वाला ही काम हो रहा है। उसके बाद इन्होंने किया ऑन ब्लर के ऊपर, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा इनपुट फील्ड पे फोकस करता है बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। दोबारा से वो ऑन ब्लर करेगा तो बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऑन फोकस के ऊपर मेक फील्ड येलो का एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, हो जाएगा येलो। या ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसी तरह से ऑन ब्लर के ऊपर इन्होंने एक फंक्शन एग्जीक्यूट करवा दिया, सही है। अच्छा ये बेहतर तरीका है ना, ऊपर वाला बेहतर तरीका नहीं था। ये सारा काम कहाँ होना चाहिए? जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, सही है। अच्छा रीडिंग फील्ड वैल्यूज़, कोई भी इनपुट की फील्ड है उसमें से वैल्यू आपने उठाना है, ये रीड करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये वाला काम किस तरह से पॉसिबल है, मैंने आपको समझाया था कि आपके पास एक चीज़ होती है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो है ना सारा का सारा कोड होता है। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ जाए डॉक टाइप, बेसिकली ये डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, सही है। डॉक्यूमेंट के अंदर आपका HTML है, हेड है, ये सब कुछ है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट से अगर आपने कुछ भी निकालना है तो सिंपल आप डॉक्यूमेंट डॉट करके निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको जो है ना डिफ़ाइन करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी डिफाइंड है वो, ठीक है। उसको जस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं ना,
आपने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया, मेमोरी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। वार हो गया आपके पास, अलर्ट हो गया, console.log हो गया। इसी तरह से आपके पास डॉक्यूमेंट ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है, सही है। तो कहीं पे भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर से कुछ चाहिए तो डॉट करके आप उसके अंदर से चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। याद है हमने वो जब पढ़ा था डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम के चैप्टर के अंदर न्यू डेट करके आपको ऑब्जेक्ट मिलता था, उसके अंदर से मेथड अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते थे? डॉट करके निकालते थे। डॉट गेट टाइम, गेट डे, ये सारी चीज़ें करते थे ना। तो किसी भी चीज़ के जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बेसिकली ऑब्जेक्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप ऐसे समझ लिए कोई भी चीज़ है उसके अंदर से मेथड्स है या कोई उसकी प्रॉपर्टी है, कुछ भी यूज़ करना है तो आप डॉट करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एरे के अंदर डॉट नहीं चलता है, एरे के अंदर क्या चलता है? उसका स्क्वायर ब्रैकेट चल रहा होता है। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दी हुई है, इन्होंने एक फॉर्म बनाया, ठीक है। फॉर्म बनाने के बाद इन्होंने ईमेल रखा और यहाँ पे एक इनपुट इन्होंने बना लिया, दूसरा भी इनपुट इन्होंने बना लिया, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे कुछ किया तो नहीं है इन्होंने, दो इनपुट ही बनाया हुआ है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा सा, एक इनपुट की फील्ड है, दूसरी इनपुट की फील्ड है। जब भी ये क्लिक करेंगे, अच्छा इसकी टाइप सबमिट है ना, इसका मतलब ये बटन है। इनपुट टाइप सबमिट है, इसका मतलब ये बटन की तरह बिहेव करेगा। कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा, ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा चेक एड्रेस का एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या चेक एड्रेस का कोई बिल्ट इन फंक्शन है? नहीं, तो इसका मतलब चेक एड्रेस इन्होंने नीचे बनाया हुआ है, सही है। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि चेक एड्रेस को जब ये कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ से कुछ चीज़ें इन्होंने पास की हुई है। इसको हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट इन्होंने पास किया हुआ है और ये आर्ग्यूमेंट जो है हम गेट कहाँ पे कर रहे हैं? पैरामीटर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा था, जब भी फॉर्म सबमिट होगा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमें इस फंक्शन को गो थ्रू करना है। फंक्शन के अंदर काम क्या हो रहा है? सबसे पहले तो इनका जो ईमेल था वो यहाँ से ये गेट करेंगे, सही है। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फील्ड आईडी के अंदर क्या आ रहा होगा? क्या भेजा हुआ है इन्होंने? ईमेल भेजा हुआ है। इसका मतलब ईमेल की आईडी कहाँ पे लगी हुई है भाई? ये, इसको ये उठाकर यहाँ पे गेट कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ये वाला जो हमारे पास वो लगा हुआ है ना एलिमेंट, ये वाला पूरा का पूरा एलिमेंट उठ के यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से यहाँ तक में। यहाँ तक बात समझ में आई है सबको? बिल्कुल सही है। यहाँ से हमने जब फंक्शन को कॉल किया था, हम यहाँ से ईमेल भेज रहे हैं इसको एज अ आर्ग्यूमेंट। ईमेल हमने यहाँ से एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा, यही ईमेल इसको इसके पैरामीटर के अंदर मिल रहा है। बात समझ में आई? क्या नाम है? इस्तिजा। देखो, यहाँ से जो हमने ईमेल भेजा इसके आर्ग्यूमेंट पे, यही ईमेल मुझे पैरामीटर में मिल रहा है, मिलेगा। अब यहाँ पे फील्ड आईडी की जगह आप क्या समझ रहे हो कि हमें क्या लिखा हुआ मिल रहा है? ईमेल लिखा हुआ मिल रहा है। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे फील्ड आईडी की जगह आप क्या एज्यूम कर रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईमेल। और ईमेल की आईडी किस एलिमेंट के ऊपर लगी हुई है? ये इनपुट फील्ड यहाँ पे मौजूद है, सही है। ये इनपुट फील्ड यहाँ पे मौजूद है, तो ये वाला पूरा का पूरा एलिमेंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, सही है। बैठो। अच्छा, ये एलिमेंट उठ के आ चुका है यहाँ पे। अब मुझे इस एलिमेंट की नीड नहीं है, मुझे इसके एलिमेंट के अंदर से वैल्यू को गेट करना है। बात समझ में आ रही है? इस एलिमेंट की पूरी नीड नहीं है, हमें इसमें से वैल्यू को गेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपल डॉट वैल्यू लगा सकते हैं, सही है। एलिमेंट उठकर आ गया हमारे पास, आगे मैंने डॉट वैल्यू लिखा। अब डॉट वैल्यू का क्या मतलब है? जो भी इस इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू है, सही है। और उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया। जो भी इस फील्ड के अंदर लिखा हुआ है उसको कंपेयर करो, अगर वो ब्लैंक है मींस एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर हम आ जाएंगे और हमारे पास क्या चल जाएगा? ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र ने कुछ नहीं लिखा और वो फॉर्म को सबमिट कर देता है, तो उनके पास एक अलर्ट आएगा जिसके अंदर क्या लिखा होगा? ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर वो इन केस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखता है, उसने लिख दिया example@gmail.com, ठीक है। जब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे
एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ example@gmail.com का, तो आंसर हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। आंसर हमें फॉल्स मिलेगा। इसका मतलब हम इस इफ़ के ब्रैकेट के अंदर नहीं जा पाएंगे। सही है, इफ़ के ब्रैकेट के अंदर नहीं जा पाएंगे, जो भी इसके बाद काम होगा वो हमारे पास चल जाएगा। ठीक है, तो अगर उसके अंदर हम कुछ भी लिखें, इवन मैंने नंबर लिखा हो, स्ट्रिंग लिखा हो, बूलियन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर तो नहीं हो सकता। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी लिख दिया, चाहे वो नंबर हो, बूलियन हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर नहीं होगा और हम इफ़ के चेक को पास नहीं कर पाएंगे। हम इस ब्रैकेट को पास करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, इस ब्रैकेट के बाहर। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा भाई, डबल स्पेस दिया हो, मतलब ब्रैकेट में कुछ तो किया, डबल स्पेस दिया हो तब भी नहीं आएगा। देखो वहाँ से जब हम स्पेस दे रहे होते हैं ना इनपुट फील्ड के अंदर, वो खुद से ही ट्रिम हो जाता है। लेकिन अगर स्पेस हम देंगे तो वहाँ पे चांसेस हैं कि यहाँ पे ये ब्रेक भी हो जाए, क्योंकि वो स्पेस को भी बाद औक़ात जो है ना काउंट कर लेता है। स्पेस को भी वो एज अ ट्रूथी वैल्यू काउंट कर रहा होता है। ठीक है, और बाद औक़ात इनपुट फील्ड के साथ क्या होता है, वो उसको खुद से ही ट्रिम कर देता है। अच्छा भाई, उसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यही सारे चैप्टर्स हम लोगों ने देखे थे। इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है? सबसे पहले तो ये पैरामीटर के अंदर फील्ड आईडी को गेट कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी ये फंक्शन हम कॉल करेंगे, हमें आर्ग्यूमेंट में फील्ड आईडी भेजनी पड़ेगी। सही है, जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे आर्ग्यूमेंट के अंदर फील्ड आईडी हमें भेजनी पड़ेगी। यहाँ पे एक वेरिएबल इन्होंने बनाया वैल्यू के नाम का, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये कह रहे हैं आईडी क्या है, जो कि हमें आर्ग्यूमेंट से मिलने वाला है। आईडी अभी डिसाइडेड नहीं है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे आईडी हमें देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर से जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू के अंदर स्टोर हो गई वैल्यू। सही है, इसके अंदर हमने क्या किया, अगर वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू हमारे पास खाली है तो अलर्ट आ जाएगा ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड। ये दोनों तो सेम ही था, पता नहीं इन्होंने क्यों ऐसा किया हुआ है अलग अलग करके, और यहाँ पे ये ब्रैकेट भी खा गए। ठीक है, अच्छा भाई, जिस तरह से हमने गेट किया है, मैंने बताया था कि आप इस तरह से वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। अच्छा, वैल्यू सेट करना, वैल्यू अपडेट करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर शुरू के पहली दूसरी क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिंगल इक्वल टू एक हमारे पास असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है, जो कि वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है, अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये काम होता है सिंगल इक्वल टू का, तो सिंपल आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं। ठीक है, रीअसाइन या सेट एक ही बात है। नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल बनाई हुई है। एक इनपुट की फील्ड है हमारे पास। ठीक है, इनपुट की फील्ड के अंदर आईडी इन्होंने जिप लगा दी, और इसके ऑन ब्लर के ऊपर जो है ना एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। कौन सा फंक्शन? फिल सिटी का। सही है, अच्छा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। नीचे यहाँ पे कुछ भी इन्होंने नहीं किया, एक और इनपुट की फील्ड बना के इन्होंने छोड़ दिया। सही है, उसको आईडी इन्होंने सिटी दी हुई है। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, फिल सिटी का फंक्शन एग्जीक्यूट कब होगा? जब भी कोई बंदा पहले इनपुट फील्ड पे लिखने के बाद उसको ऑन ब्लर करेगा। सही है, तो ऑन ब्लर पहले तो नहीं चल जाएगा ना, सिंपल अब फोकस करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं भाई, ऑन ब्लर के ऊपर फिल सिटी का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने किया क्या, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और इन्होंने यहाँ पे इसको वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या होगी अभी फ़िलहाल के लिए? कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको यहीं पे ही कंसोल करूं, बताओ क्या मिलेगा, नल या अनडिफाइन? अनडिफाइन मिलेगा, नॉट डिफाइन नहीं आएगा। अगर ये मैं डिक्लेयर ही ना करता तो हमारे पास क्या आता? नॉट डिफाइन आता। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर इन्होंने लिखा जिप और आगे डॉट वैल्यू लगा दिया। इसका क्या मतलब है? वो इनपुट फील्ड जहाँ पे जिप की आईडी लगी हुई है, ये रहा मौजूद। सही है, अब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आकर जिप इंटरेट के अंदर स्टोर हो जाएगी। सही है, अच्छा इस इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र जो कुछ भी लिखेगा और जैसे ही वो ऑन ब्लर करता है, यहाँ पे उसकी वैल्यू सेव हो जाएगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या काम हो रहा है? स्विच स्टेटमेंट इन्होंने लगाया। स्विच स्टेटमेंट का क्या काम होता है? एक ही वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल केसेस को हम चेक करवाते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला काम क्या इफ ऐसे पॉसिबल है?
अच्छा यहाँ पे स्विच से पता है क्या बना हुआ है कि अगर zip इंडेंट की वैल्यू ये होगी तो ये सेट कर दो, ये होगी तो ये सेट कर दो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आते हैं जल्दी से। यहाँ पे जो है ना हमने एक छोटा सा पैराग्राफ बना लिया जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, सही है। और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ पैरा की, और स्टाइल के अंदर मैं आगे लिखूँगा और ये पैरा ही है। इसको मैं ओपन करके जो है ना मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, और बैकग्राउंड कलर येलो, सही है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका क्या कर दिया, यहाँ पे येलो कर दिया, और इसको करते हैं कॉपी पाथ, और जल्दी से आ जाएंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। हमारे पास एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है, उसके बैकग्राउंड कलर को मैंने येलो किया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। मैं चाहता हूँ ना कि कोई भी बंदा इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे, या एक बटन हो, बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसके ऊपर बॉर्डर लग जाए, सही है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, एक बटन बना लूँगा जल्दी से। बटन एक बना लेते हैं। बटन के ऊपर मैंने कहा कोई भी बंदा अगर ऑन क्लिक करे तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए जिसका नाम है चेंज, और क्लिक मी का एक हमारे पास बटन है। अभी क्या ये काम हो जाएगा? अभी मैं क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। हाँ भाई, कितने स्टूडेंट समझते हैं कि अभी बॉर्डर लग जाएगा? कोई भी नहीं समझता, सही है। ये वाला फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा app.js के अंदर जो है ना, मैं यहाँ पे फंक्शन चेंज के नाम से बना लेता हूँ, सही है। चेंज के नाम से एक फ़ंक्शन मैंने बना लिया, और यहाँ पे कोई भी बंदा अगर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो वाला फंक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस फंक्शन की क्लिक होने पे मुझे इस एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना है, तो ये वाला एलिमेंट तो चाहिए ही मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैसे गेट करूँ इसको? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम करते हैं, बाय टैग नेम। क्या है इसके टैग का नाम? p, सही है। और इसको वेरिएबल के अंदर सेव कर लें क्या? सही है। p के अंदर हमें वो एलिमेंट मिलेगा, लॉग करके देखते हैं p के अंदर है क्या। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा वो है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एरे के अंदर मौजूद है, सही है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 0, सही है। अभी चेक करते हैं, सही है। ये एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। आपको एक चीज़ और समझ में आ गई होगी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के अलावा हम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम कर सकते हैं। अभी मैंने कहा ना कि इसके अंदर एलिमेंट्स होता है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, इसी वजह से जो है ना ये एरे के अंदर चीज़ें रख कर दिखाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे लॉग तो नहीं करवाना था इसको, मुझे जो है ना मैं इसके अंदर डॉट स्टाइल डॉट, बल्कि नहीं, इसके अंदर क्लास नेम ऐड करते हैं। डॉट क्लास नेम इक्वल टू प्लस इक्वल टू बॉर्डर, सही है। एक हमारे पास बॉर्डर की क्लास लग जाएगी, कोई भी अगर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो देखते हैं क्या ये चलता है। मैं यहाँ पे आऊँगा और इसका नाम है चेंज, सही है। और यहाँ पे आते हैं एलिमेंट्स पे, और एलिमेंट्स पे आ जाते हैं ये रही बॉर्डर की क्लास लग गई इसके ऊपर। मैं अभी रिफ़्रेश करता हूँ, देखो यहाँ बॉर्डर की क्लास नहीं है। जैसे ही मैं ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करूँगा ना, ये वाला फंक्शन, तो हमारे पास ये वाली क्लास लग जाएगी। कौन सी? बॉर्डर की। मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो बॉर्डर की क्लास लग गई। इसका मतलब बॉर्डर की क्लास के ऊपर मैं स्टाइल दे सकता हूँ, सही है। तो वो वाला स्टाइल तब तक नहीं लगेगा जब तक कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक नहीं करते हैं, सही है। देखो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर क्लास लगते जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने प्लस इक्वल टू किया हुआ है। अभी यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ जाऊँगा जल्दी से स्टाइल्स के अंदर डॉट बॉर्डर। बॉर्डर कैसे लगता है? क्लिक मी के ऊपर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे बॉर्डर लग गया, सही है। अच्छा अगर यहाँ पे जो है ना मैं प्लस इक्वल टू नहीं करूँ, क्या अभी बॉर्डर लगेगा? अच्छा भाई यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ बॉर्डर हमारे पास लग गया है, सही है। और बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमने प्लस इक्वल टू नहीं किया। देखो हमने बोला स्पेस और बॉर्डर को ऐड कर देना, और इसने स्पेस और बॉर्डर को ऐड किया, तो बॉर्डर के ऊपर जो कुछ भी था वो यहाँ पे लग जाएगा। अगर यहाँ पे जो है ना हमारे पास येलो भी होता, येलो नाम था, क्या नाम था, पैरा, तो यहाँ पे देखो पैरा के अंदर हमने जो काम किया होगा वो तब लगेगा। अगर पैरा ही हम हटा देंगे तो ये कैसे रहेगा, तो यहाँ पे मुझे प्लस इक्वल टू देना पड़ेगा। सही है। अगर मैं चाहता हूँ प्रीवियस वाला स्टाइल हट जाए, जो नया है जस्ट वही लगे, तो फिर यहाँ पे मैं इक्वल टू दे सकता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ पहला स्टाइल मौजूद रहे, ये स्टाइल मज़ीद ऐड हो जाए, तो फिर वहाँ पे हम प्लस इक्वल टू का यूज़ करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके अंदर कितनी चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, आपने देखा जब भी आप टैग नेम से एलिमेंट को गेट करेंगे तो चीज़ें आपके पास एरे के अंदर आएंगी, तो उसमें से निकालना पड़ेगा। सही है। अभी यहाँ पे पैराग्राफ एक ही मौजूद था, एक से ज़्यादा होता तो यहाँ पे एरे में आ रहा होता और मैं उसके इंडेक्स नंबर के हिसाब से ना चेंज करवा सकता था। अच्छा, अगर सब में ही चेंज करवाने तो हम कोई ना कोई लॉजिक लिखेंगे, फॉर का लूप चलाएंगे। ये क्योंकि एरे है ना पी, तो इसके ऊपर हम फॉर का लूप चला सकते हैं इसकी लेंथ तक। सही है। फिर हम क्या, ये वाला शायद मैंने आपको करवाया भी था, है ना। तो ये आप लूप चलाएंगे यहाँ तक, और उसके बाद इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और ये कहेंगे कि सबको कर दो। सही है। तो टाइम क्या हो रहा है अभी, अच्छा 4 मिनट बाकी है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर लूप चलवा देते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट 2 3 आ चुका है। ठीक है। अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ पहले वाले पे हमारे पास क्या आ रहा है, पहले वाले पे बॉर्डर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँ ना, ये तीनों पे बॉर्डर आ जाए। सही है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर का लूप चला सकता हूँ। ठीक है। सिंपल फॉर का लूप का सिंटैक्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, var i इक्वल टू 0। सही है। कब तक चलना चाहिए, p डॉट लेंथ, ये पी क्या चीज़ है, p एरे, और फिर मैं i प्लस प्लस करूंगा। अभी क्या करूं, क्या लिखूं इसके अंदर, इसको यहाँ पे रख देते हैं, बस 0 को i कर दूं, और कुछ यहाँ पे लॉग वगैरह, किसको, हाँ चेंज को यहाँ हमने कॉल किया हुआ है ना, इस बटन के ऊपर हो जाएगा रिफ्रेश, और यहाँ पे देखो यहाँ तीनों पे बॉर्डर लग गया। सही है। तो यहाँ पे अभी आप बोलोगे कि इस पे बैकग्राउंड कलर भी इन दोनों पे क्यों नहीं है। देखो यहाँ पे जो है ना, इसके ऊपर मैंने पैरा की क्लास दी हुई है, पैरा की वजह से ये बैकग्राउंड येलो आ रहा है। अगर इन दोनों पे भी मैं ऐड कर दूंगा ना, P2 और यहाँ पे 3 पे, तो ये बैकग्राउंड कलर इस पर भी लग जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, तकरीबन 56 चैप्टर्स तक हम लोगों ने देख लिया है।